हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने माइंड्स एक्ट कंप्लीट किया था एंड आई होप आप लोगों ने वो एक्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैंने जितने भी न्यू लेबर कोड्स थे वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को उनकी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है या आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये एक्ट क्यों बना था? ये एक्ट बना था ताकि द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को रेगुलेट किया जा सके। किसकी एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस? ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एंड उनको सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर मेजर्स भी प्रोवाइड किए जा सके। इसके लिए ये एक्ट बना था। ये एक्ट एनफोर्स हुआ था 19 अगस्त 1996। आई एम सॉरी, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, आया था 19 अगस्त 1996 को, और इसके प्रोविजंस एनफोर्स हुए थे, अप्लाई हुए थे 1 मार्च 1996 से, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली इसके प्रोविजंस को अप्लाई किया गया था। So let's get started with the Building and Other Construction Workers Act 1996. Chapter 1 Preliminary, Section 1, Subsection 4. It applies to establishment which employ or had employed. तो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? हर वो establishment में जो employ कर रहे हैं या preceding 12 months में किसी भी दिन employ किया है 10 या उससे ज़्यादा building workers को, केवल वर्कर्स नहीं, बिल्डिंग वर्कर्स इन एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। सो इसका जो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को 10 या उससे ज़्यादा बिल्डिंग वर्कर्स को किसी भी दिन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में अगर एम्प्लॉय किया है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, तो उस इस्टेब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर एक्ट और इसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in relation to establishment which employs building workers either directly or through contractor, in respect of which the appropriate government under Industrial Dispute Act 1947 is central government, the central government। तो वो इस्टेब्लिशमेंट जाहिर सी बात है कौन सी, जो बिल्डिंग और बिल्डिंग वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही है या तो डायरेक्टली या थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, और जिन इस्टेब्लिशमेंट में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इन रिलेशन टू एनी सच एस्टैब्लिशमेंट बीइंग अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अगर वो एस्टैब्लिशमेंट, तो वहाँ पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। मे बाय नोटिफिकेशन विच एम्प्लॉयज बिल्डिंग और building workers either directly or through a contractor, the central government। in relation to any other establishment, और हर बाकी की जितनी भी establishment है which employs building workers either directly or through contractor, the government of the state in which that other establishment is situated। तो इन सब के अलावा ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो बिल्डिंग वर्कर्स को इंगेज करती है या तो खुद या तो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, और जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। या ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट जो पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एंड अदर देन दीज टू, बाकी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड है वो वाली स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑल्टरेशन। अब हम ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्टरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और डिमोलिशन ऑफ और रिलेशन टू बिल्डिंग, स्ट्रीट्स, रोड्स, रेलवेज, ट्रैमवेज, एयरफील्ड, इरिगेशन, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, नेविगेशन वर्क, फ्लड कंट्रोल वर्क्स एक्सेट्रा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, water works including channel for distribution of water, oil and gas installation, electric lines, wireless radio, televisions, telephone, telegraph, overseas dams, canals, reservoirs, water courts, transmission tower, and other work as may be specified in this behalf
बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बट डज नॉट इंक्लूड, तो अभी इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है, डज नॉट इंक्लूड एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क टू विच द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट अप्लाई। तो वो इस्टेब्लिशमेंट, वो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट एंड माइंस एक्ट अप्लाई हो रहा है, या तो फैक्ट्रीज एक्ट या माइंस एक्ट, तो वहाँ पर फिर वो वाला जो वर्क है, मतलब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर नहीं आएगा। बिल्डिंग वर्कर्स मीन्स पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड। बिल्डिंग वर्कर्स कौन हुए, वो पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया गया है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क के लिए, फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड in connection with any building or other construction work but does not include। अब building workers में कौन कौन include नहीं होते हैं, person who is employed mainly in a managerial or administrative capacity। managerial और administrative capacity में जो workers employ होते हैं वो नहीं होंगे। who being employed in a supervisory capacity, और अगर वो supervisory capacity मतलब supervisory के तौर पे भी काम कर रहा है, तो अगर उसके जो वेजेस हैं वो 1600 दैट मीन 1600 पर मेंशन या पर मंथ के से एक्सीड करते हैं, तो वो लोग भी इस पर्टिकुलर एक्ट में अप्लाई नहीं होगा या बिल्डिंग वर्कर्स के अंदर नहीं आएंगे। और ये जो है अभी ऑब्वियसली चेंज हो गया क्योंकि कोड्स आ गए हैं, तो इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट ये है कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो एक्ट है वो कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगा, जहाँ पर मिनिमम वर्कर्स कितने होने चाहिए, तो वो 10 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स पर्सन हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर एनी इस्टेब्लिशमेंट अदर देन मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो पर्सन है वो केवल कॉन्ट्रैक्टर इस वजह से नहीं है कि वो केवल गुड्स और आर्टिकल्स को सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट ही हैज़ अंडरटेकिंग द वर्क टू प्रोड्यूस रिजल्ट, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स और हु सप्लाई बिल्डिंग वर्कर्स फॉर एनी वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में एक सब कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर कौन सा, कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करा है, उसके अंडर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मीन्स द ओनर देयर ऑफ एंड इंक्लूड्स in relation to building or other construction work carried on by or under the authority of any department of government directly without any contractor, the authority specified in this behalf। तो पहले तो ओनर एंड और कौन कौन से, इन रिलेशन टू वर्क, ऐसा कोई बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क जो किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर हो रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्टर, और जहाँ पर अगर कोई अथॉरिटी स्पेसिफाइड है तो वो हम उस अथॉरिटी को एम्प्लॉयर बोलेंगे। इन केस उस डिपार्टमेंट में अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। इन रिलेशन टू बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड ऑन और बिहाफ ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। अब अगर कोई बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क किसी लोकल अथॉरिटी के बिहाफ में कैरी किया जा रहा है, तो फिर वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। इन रिलेशन टू बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड ऑन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एक बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी हो रहा है और बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्कर सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। चैप्टर 2 द एडवाइजरी कमिटी एंड एक्सपर्ट कमिटीज। सेक्शन 3 सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। The central government shall, as soon as may be, constitute a committee to be called as the Central Building and Other Construction Workers Advisory Committee, herein after referred to as Central Advisory Committee। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जाहिर सी बात है सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी टू एडवाइस। क्यों, ताकि वो कमेटी क्या कर सके, एडवाइस कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन सच मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट।
तो इस एक्ट से के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन मैटर्स पे एडवाइस कर सके वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन एज अ मेंबर अपॉइंटेड होगा? तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला, एक चेयरपर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 3 members of parliament of whom 2 shall be elected by the house of people and 1 by the council of state। तो पार्लियामेंट मतलब 3 members पार्लियामेंट से आएंगे, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। द डायरेक्टर जनरल, जिसको हम बोलेंगे एक्स ऑफिशियो। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती है वहाँ पर एक्स ऑफिशियो कौन होगा? तो वो डायरेक्टर जनरल है। Such number of other members not exceeding 13। तो अब 13 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, बट नॉट लेस देन 9। तो मैक्सिमम कितने? 13, मिनिमम कितने? 9। सॉरी, 9 से लेके 13 मेंबर्स किसके होंगे? एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और वो कौन, वो जो मेंबर्स होंगे वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? एम्प्लॉयर्स को, बिल्डिंग वर्कर्स को, एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, engineers, accident insurance institution and any other interest which in the opinion of central government ought to be represented by the central advisory committee। तो पहला एक चेयरपर्सन होगा, फिर 3 मेंबर्स जो पार्लियामेंट से होंगे, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, एक डायरेक्टर जनरल होगा जो एक्स ऑफिशियो एज अ एक्स ऑफिशियो अपॉइंटेड होगा। 9 से लेके 13 तक मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और वो किन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? एम्प्लॉयर्स को, बिल्डिंग वर्कर्स को, एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन। इनके अलावा हर ऐसा कोई एरिया जहां सेंट्रल गवर्नमेंट समझती है कि वहां से रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजरी कमेटी में होने चाहिए, तो उनको वो नॉमिनेट कर सकती है। The number of persons to be appointed as members from each of the category specified in D, यानी कि यहाँ the term of office and other conditions of service, the procedure to be followed in the discharge of their function, and the manners of filling vacancies, the members of Central Advisory Committee shall be such as prescribed। तो वही है कि ये जो members हैं जो 9 से लेकर 13 तक होने चाहिए, मतलब 9 से लेकर 13 के बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 13, मिनिमम 9। और उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, सैलरी एंड ऑल, वैकेंसी फिल कैसे होगी, ये सब कौन तय करेगा? एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग वर्कर्स शैल नॉट बी लेस देन दैट ऑफ द नंबर्स। हाँ, और इसमें यह है कि जो भी जितने भी मेंबर्स बिल्डिंग वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उतने इक्वल नंबर्स जो मेंबर्स होंगे वो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये नहीं हो सकता कि क्योंकि यहाँ लिखा है कि मिनिमम आप 9 रख सकते हो, मैक्सिमम 13 रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा रखो, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के कम। जितने एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। स्टेट एडवाइजरी कमेटी, State Advisory Committee state government shall constitute a committee to be called as State Advisory Committee to advise the state on the such matters arising out of the administration of this act। सेम है, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, वैसे ही स्टेट एडवाइजरी कमेटी को स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। इसका भी काम क्या है? टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू द मैटर्स दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। अब कौन कौन इस कमेटी में होगा? एक चेयरपर्सन जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 2 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी थी वहाँ पर पार्लियामेंट से 3 मेंबर्स थे, यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर से होंगे। अ मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय दी नॉमिनेटेड रादर बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मेंबर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी इस स्टेट एडवाइजरी कमेटी में। स्टेट एडवाइजरी कमेटी में एक्स ऑफिशियो कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में एक्स ऑफिशियो कौन था? डायरेक्टर जनरल। स्टेट एडवाइजरी कमेटी में एक्स ऑफिशियो कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर। सच नंबर्स ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 7 एज द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट टू रिप्रेजेंट। तो सिमिलरली जैसे कि हमने पढ़ा अभी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में 9 से लेकर 13 तक मेंबर होने चाहिए जो कि एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को,
आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स को नॉमिनेट रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा जो एम्प्लॉयर्स, बिल्डिंग वर्कर्स को, देन एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। बट जो नंबर है वो क्या है? 7, मिनिमम ऑफ 7, मैक्सिमम ऑफ 11। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में क्या था? 9 से लेके 13 तक, और स्टेट एडवाइजरी कमेटी में 7 से लेके 11 तक मेंबर्स होने चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर फ्रॉम ईच, और वही है जो जितने भी मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, उसके उनसे रिलेटेड उनकी जो क्वालिफिकेशन है, कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, उनकी ड्यूटीज एंड ऑल, ये सब प्रिस्क्राइब्ड होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग वर्कर्स, सिमिलरली बिल्डिंग वर्कर्स के मेंबर्स जो अपॉइंट हो रहे हैं उससे उतने ही नंबर में एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपॉइंट होंगे, दोनों का नंबर इक्वल होगा। Expert committee. The appropriate government may constitute one or more expert committees consisting of person especially qualified in building or other construction work for advising the government for making rules under. तो appropriate government यहाँ पर expert committee constitute कर रही है। Central advisory committee को state central government constitute करती है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी को स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक्सपर्ट कमेटी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जिसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी क्या करेगी? एक या एक से ज़्यादा ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट करेगी जो स्पेशली क्वालिफाइड होंगे किस एरिया में? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स से रिलेटेड जो एरिया है वहाँ पर स्पेशली क्वालिफाइड होंगे, और उन्हीं को एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स को अपॉइंट कर सकती है इस पर्टिकुलर कमेटी में, एक्सपर्ट कमेटी में। और इसका भी काम क्या होगा? फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। दैट गवर्नमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ये एक्सपर्ट कमेटी उनको ही एडवाइस करेगी रिलेटेड टू दी रूल्स। इस पर्टिकुलर एक्ट में जो रूल्स होंगे उससे रिलेटेड एडवाइस देगी टू दी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। द मेंबर्स ऑफ एक्सपर्ट कमेटी शैल बी पेड सच फी and allowances for attending the meeting of the committee as may be prescribed, provided that no fee and allowances shall be payable to members who is an officer of government or any body corporate established by or under any law. तो जो भी एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको उनकी फीस वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस है वो पे होंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है, तो वहां पर फिर उसको फीस वगैरह नहीं मिलेगी। चैप्टर 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट सच पर्सन बीइंग गजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एज इट थिंक फिट टू बी रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। एक गजेटेड ऑफिसर होगा और उनकी जो लिमिट्स है, मतलब क्या जुरिस्डिक्शन है जिसके अंडर वो काम करेंगे, ये सब प्रिस्क्राइब्ड होगा। वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही पूरा उसका जो भी क्या पावर्स है, कितनी लिमिट्स है, वो सब प्रिस्क्राइब करेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट्स कैसे रजिस्टर होंगी इस पर्टिकुलर एक्ट में? एवरी एम्प्लॉयर शैल in relation to an establishment to which this act applies on its commencement within the period of 60 days from the such commencement, and in relation to any other establishment to which this act may be applicable at any time after such commencement within the period of 60 days from the date on which this act becomes applicable, make an application to the registering officer for the registration of establishment। इसका मतलब है ये एक्ट जब बना उस तारीख से जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई हुआ है, जिस दिन ये बना है, मतलब कमेंस हुआ है जिस दिन ये एक्ट, उस दिन से 60 डेज के अंदर एम्प्लॉयर को क्या करना है? रजिस्टरिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है ताकि उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो रजिस्टर हो सके। और अगर आफ्टर कमेंसमेंट, जब ये एक्ट बन गया उसके कुछ सालों के बाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर फॉल करने लगती है, इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस कुछ टाइम के बाद उस पर्टिकुलर एक्ट
उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होने लगते हैं, तो फिर जिस भी दिन से अप्लाई होंगे उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको एम्प्लॉयर को क्या करना है, अप्लाई करना है टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब रजिस्टरिंग ऑफिसर को जैसे सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेशन दी थी फॉर रजिस्ट्रेशन वो मिल जाएगी, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, ही शैल रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एम्प्लॉयर विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अगर उसको लगता है कि एप्लीकेशन सही है, एप्लीकेशन में जितनी भी चीज़ें वो एज़ पर द लॉ है, एज़ पर द प्रोविजंस है, तो और जो भी एप्लीकेशन है वो ऑथेंटिक है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर 15 डेज़ के अंदर वो इशू कर देगी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के ओनरशिप या मैनेजमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को वो जो चेंजेस हुए हैं उनको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है। तो जिस दिन भी या जब भी वो चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर टाइम से 30 डेज़ के अंदर जो एम्प्लॉयर है, वो एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर है, रजिस्टरिंग ऑफिसर को विद इन 30 डेज़ वो पर्टिकुलर चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा। Revocation of registration in certain cases. If the registering officer is satisfied either on the reference made to him in this behalf or otherwise, if the registration of any establishment has been obtained by misrepresentation, जैसा कि मैंने कहा कि वो पहले देखेगा कि कोई फ्रॉड की तो नहीं है एप्लीकेशन देने में, एप्लीकेशन ऑथेंटिक है, मतलब जिसने बनाई, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वही एम्प्लॉयर ऑथेंटिक है, सब चीज़ें सही हैं, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, तो वो इशू कर देगा सर्टिफिकेट। इन केस उसको लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, गलत चीज़ें बताई गई हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई मटेरियल फैक्ट्स है जिसको छुपाया गया है, डिस्क्लोज नहीं की गई है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या कर सकती है, वो एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपनी बात रखें, और अगर फिर भी वो डिससेटिस्फाइड है रजिस्टरिंग ऑफिसर, तो रजिस्ट्रेशन को वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अपील, एनी ऑफ पर्सन aggrieved by an order made under section 8 may within 30 days, तो सेक्शन 8 में जो रिवोकेशन का जो ऑर्डर था, अगर उस ऑर्डर से पर्सन कोई है जो अग्रीव होता है तो वो क्या कर सकता है, 30 डेज़ के अंदर, जिस दिन भी वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस दिन से 30 डेज़ के अंदर, मतलब जिस दिन भी कम्युनिकेशन हुआ है, जिस दिन ऑर्डर पास नहीं हुआ, कह रहे हैं जिस दिन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है, स्टफ लाइक दैट, तो उस दिन से 30 डेज़ के अंदर वो अपील कर सकता है टू द अपीलेट ऑफिसर। अपीलेट ऑफिसर कौन होगा, हु शैल बी द पर्सन नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय appropriate government, provided that the appellate officer may entertain the appeal। और appellate officer 30 डेज के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि देयर वॉज अ प्रॉपर सफिशिएंट कॉज, जिसकी वजह से वो जो डिले हुआ है एक लॉजिकल रीज़न था। और अपीलेट ऑफिसर क्या करेगा, जितना जल्दी हो सके उस पर्टिकुलर अपील पे, उस पर्टिकुलर अपील के एप्लीकेशन पे काम करेगा। वो चाहे तो कंफर्म कर सकता है सेम ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट अपील हुई है उसको एज इट इज़ रख सकता है, उसको रिवर्स कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, मतलब जो भी वो चाहे वो कर सकता है। चैप्टर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशरीज। Subject to the provision of this act, every building worker registered as a beneficiary under this act shall be entitled to the benefits provided by the board from its fund। तो जो भी बेनिफिशरी बनेगा, मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी बिल्डिंग वर्कर एज अ बेनिफिशरी होगा, उसको सारे के सारे जो भी फंड है, जो भी इस एक्ट में एक फंड क्रिएट हुआ है, जो भी बेनिफिट्स हैं उसको वो मिलेंगे, जो भी, और वो बेनिफिट्स जो भी हैं वो कहाँ से मिलेंगे, जो भी फंड क्रिएट हुआ है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वहाँ से, इस पर्टिकुलर एक्ट में। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशरीज, every building worker who has completed 18 years of age but has not completed 60 years of age, जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है लेकिन अभी 60 साल का नहीं हुआ है, 60 साल का नहीं हुआ है, वो क्या होगा, और वो engaged है, who has been engaged in any building or other construction work for not less than 90 days, कम से कम 90 दिन तक वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज था, वो 18 साल से ज़्यादा का है, 60 से कम का है, तो वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए एज बेनिफिशरी अंडर दिस एक्ट। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड इन सच फॉर्म टू द ऑफिसर
by the board in this behalf. Every application under subsection 2 shall be accompanied by such documents together with such fee not exceeding 50 rupees as prescribed. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि 18 से ज़्यादा का होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, और हु हैज़ बिन इंगेज फॉर नॉट लेस देन, तो मतलब कम से कम 90 दिन के लिए तो वो काम एज अ बिल्डिंग वर्कर उसने काम किया होना चाहिए ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सके एज अ बेनिफिशरी. If the officer authorized by the board under subsection 2 is satisfied that the applicant has complied with the provisions of this act and the rules made thereunder, he shall register. तो जो भी अथॉरिटी है जो रजिस्टर कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो भी एप्लीकेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसने सारे के सारे प्रोविजंस को अबाइड बाय किया है, लॉ को अबाइड बाय किया है, फॉलो करा है, सब कंपाइल करा है, तो वो उसको एज अ बेनिफिशरी क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा. Provided that the application for registration shall not be rejected without giving applicant opportunity of being heard. तो जो एप्लीकेंट है उसको सुने बिना, उसकी बात को सुने बिना उसकी एप्लीकेशन को फॉर द रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 4, अगर रिजेक्ट इन केस होता है तो ऐसा कोई डिसीजन आया है जिसमें मे बी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, एप्लीकेशन किसकी, बेनिफिशरी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो वो पर्सन क्या करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन, जिस दिन भी वो रिजेक्शन का डिसीजन आया है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से, उस दिन से 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है टू दी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड बना है उस बोर्ड के सेक्रेटरी को, और एनी अदर ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, या तो सेक्रेटरी हो या ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसको स्पेसिफाई करता है बोर्ड के, हाँ आप उसको अपील कर सकते हो. इन दिस बिहाफ एंड द डिसीजन ऑफ द सेक्रेटरी और सच ऑफिसर शैल बी फाइनल, provided that the secretary or such officer specified by the board in this behalf may entertain appeal even after the period of 30 days if he is satisfied. तो हाँ, अग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा, जिस दिन भी डिसीजन आया उस दिन से 30 दिन के अंदर वो अप्लाई करेगा टू द सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड कि वो वहाँ अप्लाई कर सकता है. और जो बोर्ड है या सेक्रेटरी है वो क्या करेगा, उसका जो डिसीजन होगा इस पर्टिकुलर केस पे, इस पर्टिकुलर अपील पे, वो फाइनल होगा. सेक्रेटरी या अदर पर्सन इस पर्टिकुलर अपील को 30 डेज के बाद भी एंटरटेन कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो डिले हुआ है उस डिले के पीछे एक सफिशिएंट रीजन था. द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल कॉज टू मेंटेन सच रजिस्टर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सिसेशन एज बेनिफिशरी. अब कोई भी पर्सन जो बेनिफिशरी है वो बेनिफिशरी कब उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीज कर जाएगा. The building worker who has been registered as a beneficiary under this act shall cease to be as such when he attains the age of 60 years or when he is not engaged in building or other construction work for not less than 90 days in a year. तो अगर या तो उसने 60 डेज कंप्लीट कर रहे होंगे तब वो बेनिफिशरी नहीं रह सकता, या फिर उसने 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो नहीं कवर करा है तो फिर भी वो बेनिफिशरी सीज कर जाएगा. लेट्स से कि वो 90 डेज तक नहीं काम कर रहा था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो भी उसका जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो सीज कर जाएगा. Provided that in computing the period of 90 days under this subsection, there shall be excluded any period of absence from the building or other construction work due to personal injury. तो ये जो 90 डेज का टाइम पीरियड है जिसको हम बोल रहे हैं कि या तो वो 60 ईयर्स का हो जाए, या अगर उसका गैप आ गया 90 डेज का, 90 डेज तक वो काम नहीं कर रहा है, बिल्डिंग वर्क में एंगेज नहीं है, तो भी उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का सीज हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर 90 डेज के टाइम पीरियड में वो पीरियड नहीं आएगा जिस पीरियड में वो इंजरी की वजह से, कोई पर्सनल इलनेस की वजह से एब्सेंट था. और वो इलनेस इंजरी कौन सी है, जो अराइज हो रही है आउट ऑफ द एक्सीडेंट, जो कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही है. इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से वो बीमार है, कोई इंजरी है, कोई इलनेस है और वो एब्सेंट था, तो फिर जो 90 डेज का पीरियड है उसमें वो एब्सेंस को नहीं गिना जाएगा. मतलब 90 डेज का अगर हम काउंट करेंगे तो हम मानेंगे कि वो एब्सेंट जो टाइम पीरियड था उसको भी हम वर्किंग मानेंगे. Notwithstanding under this act, if a person had been beneficiary for at least 3 years continuously, अगर कोई 3 साल लगातार एज अ बेनिफिशरी है
इमीडिएटली बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, मतलब 60 साल से पहले वो 3 साल लगातार एज अ बेनिफिशरी रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ही शैल बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट एज प्रिस्क्राइब फॉर द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 3 years as the beneficiary with a board under this subsection. There shall be added any period for which a person has been beneficiary with any other board. तो ये जो 3 साल का पीरियड है, ये जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर वो पीरियड भी काउंट होगा जब वो बेनिफिशियरी किसी और बोर्ड में रहा हो, मतलब वो कहीं और भी काम कर सकता है, तो एज अ बेनिफिशियरी वो किसी और जगह भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो भी ये 3 साल का टाइम पीरियड माना जाएगा कि 2 साल यहाँ 1 साल यहाँ, तो एक कंप्लीट 3 साल माना जाएगा. Contribution of building workers. A building worker who has been registered as beneficiary under this act shall, until he attains the age of 60 years, contribute to the fund at a rate per mention या per month as may be prescribed by the state government by notification in the official gazette, provided that the board, if satisfied that the beneficiary is unable to pay his contribution due to financial hardship, waive the payment of contribution for a period not exceeding 3 months at a time. तो 60 years के होने से पहले या 60 ईयर तक होने तक वो क्या करेगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन है वो एज अ बेनिफिशियरी उस फंड में, जो भी फंड क्रिएट हुआ है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा. लेकिन अगर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड को लगता है कि जो बेनिफिशरी है वो उस हालत में नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ऐसी कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन का जो ड्यूटी होता है उसको वेव भी कर सकते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं कि आप मत पे करो. लेकिन वो भी कब तक होगा, एक बार में 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ये चीज़ आ सकती है, इसको आप ध्यान रखना. The beneficiary may authorize his employer to deduct his contribution from his monthly wages and to remit the same within 15 days from such deduction to the board. So इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी बेनिफिशरी है वो एम्प्लॉयर, मतलब जो डिडक्शन होता है, जैसे कि हमने जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा था तो हमको उसमें हमने जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा था तो उसमें कुछ ऑथराइज डिडक्शंस थे. तो ये जो डिडक्शन है, जैसे कि जो कंट्रीब्यूशन करना है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो एक बेनिफिशरी है वो बोल सकता है एम्प्लॉयर से कि आप उनके वेजेस से डिडक्ट कर सकते हो ये कंट्रीब्यूशन को, और उसको सेम जो डिडक्शन हुआ है उसको बोर्ड को देना है विद इन 15 डेज. तो ये ऑथराइज डिडक्शन है जिसमें जो बेनिफिशरी है वो ये बोल सकता है एम्प्लॉयर से कि आप उसके वेजेस से ही काट लो जो भी कंट्रीब्यूशन है, और विद इन 15 डेज आप उसको बोर्ड को दे दो, कंट्रीब्यूट कर दो. Effect of non-payment of contribution. When a beneficiary has not paid his contribution under subsection 1 of section 16 for a continuous period of not less than 1 year, he shall cease to be a beneficiary. अगर beneficiary मतलब कम से कम मिनिमम 1 साल तक अगर वो कंटिन्यूसली 1 साल तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, फिर वो सीज कर जाएगा टू बी अ बेनिफिशियरी अंडर दिस एक्ट, provided if the secretary of the board is satisfied that the non-payment of contribution was for a reasonable ground and that the building worker is willing to deposit the arrears, he may allow the building worker to deposit the contribution. तो अगर जो सेक्रेटरी है बोर्ड के उनको लगता है कि जो नॉन कंट्रीब्यूशन था कोई रीजनेबल ग्राउंड था और वो जो बेनिफिशरी है वो चाहता है कि जो उसने 1 साल तक कंटिन्यूसली पे नहीं करा उसको बकाया जो बचा है उसका वो पे करेगा, तो फिर उसको जो 1 ईयर का जो नॉन पेमेंट था उसको पे करके आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब तब वो सीज नहीं करेगा बेनिफिशरी के तौर पे. लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, सेक्रेटरी पे डिपेंड करता है कि वो क्या मतलब करता है. और वैसे जो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ये आ सकता है कि आप कितने टाइम पीरियड तक नहीं कंट्रीब्यूट करोगे तो तब आप सीज कर जाओगे एज अ बेनिफिशरी. तो 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर तक अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर एज अ बेनिफिशरी सीज कर जाओगे. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. चैप्टर 5 बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. Constitution of State Welfare Board. Every state government shall, with effect from such date as it may, by notification appoint, constitute a board to be known as the name of the state Building and Other Construction Workers Welfare Board to exercise the power. तो वेलफेयर बोर्ड जो भी स्टेट होगी, हर स्टेट का अपना एक वेलफेयर बोर्ड होगा.
स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, उसमें मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी और वो उस स्टेट के नाम से ही जाना जाएगा। द बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अफोर्सेड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होंगे? चेयरपर्सन होगा, अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरपर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15 एज मे बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक तो चेयरपर्सन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होगा और उसके अलावा 15 मेंबर्स और होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। Provided that the board shall include an equal number of members representing the state government, the employers and the building workers, and at least one member of the board shall be women। तो इसमें यह है कि जो बोर्ड है वो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्लूड करेगी, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, फ्रॉम बिल्डिंग वर्कर्स, और उनमें से कम एक तो क्या होने चाहिए उस बोर्ड में? विमेन जरूरी है होना। The terms and conditions of employment, salaries and other allowances payable to the chairperson, other members, filling of vacancies shall be as prescribed। I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, मैक्सिमम 15 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, अपॉइंट होंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, बिल्डिंग वर्कर्स, एंड दैट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड का जो एक मेंबर होगा वो विमेन होना जरूरी है। Secretary and other officers of board, the board shall appoint secretary and other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of functions। तो बोर्ड में सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मतलब जो भी उनको लगता है कि जो एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सके इस फंक्शन को, उतने वो अपॉइंट कर सकते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल बी इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो कौन होगा? उसका सेक्रेटरी। Terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to secretary and other officers and employees will be as prescribed। important ये है, इसको ध्यान में रखना। Building and other construction workers welfare fund and its application, they shall be constituted by a board, a fund। अब बोर्ड के थ्रू एक फंड क्रिएट होगा, एक फंड बनेगा, to be called as the building and other construction workers welfare fund, and there shall be credited, और उस फंड में क्या क्या क्रेडिट होगा? एनी ग्रांट लोन मेड टू द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी लोन्स या ग्रांट्स हैं जो बोर्ड को गए हैं वो उस फंड में जाएंगे। बेनिफिशरीज जो भी कंट्रीब्यूट करती है वो उस फंड में जाएगा, और बाकी के सारे सम्स जो अदर सोर्सेस से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो उस फंड में जाएगा। अब फंड जो होगा वो अप्लाई कहाँ कहाँ होगा? उस फंड में जो मनी है, जो फंड क्रिएट हुआ है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस, जो बोर्ड है वो जो काम कर रहा है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो भी फंक्शन, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो उस फंड के थ्रू ही यूज़ होंगे, मतलब फंड के थ्रू ही एक्सपेंसेस किए जाएंगे। वहाँ उस बोर्ड के मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ जो हैं बोर्ड के, उनकी सैलरीज, रेम्यूनरेशन, अलाउंसेस वो फंड से जाएगा, और एक्सपेंसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर द पर्पस ऑथराइज बाय दिस एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू जो भी पर्पस ऑथराइज्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी काम करना है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो उस फंड से ही खर्च होंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये पार्ट 1 था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट का। मैं सेकेंड पार्ट लेके जल्दी आऊँगी, एंड अगर आपको इस वाले पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अप सून। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।